राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज हम मनाली से करीब 25 किलोमीटर दूर यहाँ पहाड़ों में जंगलों में आए हुए हैं। आज रात को हमने यहीं कैंपिंग की और ये पहाड़ हैं, चारों तरफ जंगल है। यहाँ से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं बैठे बैठे एक खबर देखी, मैंने एक न्यूज़ देखी एक पोर्टल पे। तो उसमें राजधानी एक्सप्रेस में जो अटेंडेंट का फट्टा होता है ना, उस पे 2 लोग सो रहे हैं अटेंडेंट के फट्टे पे। तो उस पे एक व्यक्ति ने एक नेगेटिव सी एक पोस्ट बना के डाली हुई है कि ये कौन लोग हैं, ये अनऑथराइज्ड ट्रैवलर्स हैं और ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। जबकि वो एक्चुअली जो है वो ट्रेन के अटेंडेंट्स हैं। वो जो लड़के जो देते हैं ना बेड रोल्स वगैरह, उनके लिए वहाँ पे बाहर ओपन में ही ये फट्टे लगे होते हैं, उस पर वो सोते हैं रात को। आपने देखा होगा कि इस प्रकार की बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ रेलवेज़ के बारे में पिछले करीब 2-3-4 महीने से लगातार आ रही हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ रेलवेज़ की जितनी भी, मान लीजिए अभी तो पिछले 2-3 महीने में दुर्घटनाएं भी बहुत हुई हैं। और भी बहुत सारी नेगेटिविटी। पीछे आपको ध्यान होगा जब शायद होली का सीज़न था, होली का सीज़न था, तो होली के सीज़न पे तो बहुत ज़्यादा इंडियन रेलवे में हमेशा से रश रहता है। होली, दीपावली और समर वेकेशंस, ये 3 सीज़न ऐसे होते हैं जहाँ एक्सट्रीम रश। क्यों? 2 कारण होते हैं भाई। समर वेकेशंस में तो छुट्टियां हैं, चलो सारी दुनिया ट्रैवल कर रही होती है। और होली और दीपावली, ये 2 सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो भी हमारे वर्किंग क्लास है, आप प्रवासी मजदूर प्लस जितने भी वर्किंग पीपल हैं, वो अपने घर जाते हैं त्यौहार मनाने। तो उस वक्त स्वाभाविक है। और सिर्फ रेलवे में ही भीड़ नहीं होती है, रोड पे भी भीड़ बढ़ जाती है। अगर आप NHAI का डाटा देखेंगे तो टोल कलेक्शन बढ़ जाता है। आजकल जो रेड बस का जो ऑनलाइन रिजर्वेशन और ऐसी जो पोर्टल्स हैं उन पर देख लें तो रेड बस जो है ऑफ सीज़न में जिस जर्नी की टिकट आपको 800 रुपये में मिल जाती है, होली दीपावली पे उनका रेट 1600 2000 रुपये हो जाता है। तो 140 करोड़ लोगों के देश में फेस्टिवल सीज़न में ट्रैफिक बढ़ जाना, रश बढ़ जाना एक स्वाभाविक सी बात है। पर इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कलर में पेंट किया जा रहा है पिछले 6 महीने से। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है कि भाई आज तक तो हिंदुस्तान जो है पूरा एकदम आराम से लेट के सो के पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल करता था, अब अचानक ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। अरे भैया, हमने तो 1900, मुझे याद है मेरे लाइफ के जो पहले ट्रैवलिंग ईयर्स, जो मुझे अपनी ट्रेन जर्नी याद है, 1970 के आसपास का मुझे याद है। हमारे फादर उन दिनों सिकंदराबाद में पोस्टेड होते थे व्हेन आई वाज 5 years old। और सिकंदराबाद से गांव तक की जर्नी मुझे अच्छी तरह याद है। मतलब रिजर्वेशन बहुत वेरी वेरी रेयर, ऐसे ही हम लोग ट्रैवल करते थे। इतनी भीड़ होती थी ट्रेनों में, वो सारी याद है मुझे सब कुछ। तो मुझे वो दिन भी याद है जब मधु दंडवते 1980 के आसपास, 78 में मधु दंडवते जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो रेल मंत्री बने थे। तो पहली बार स्लीपर क्लास में जो ये फट्टे, पहले फट्टे होते थे लकड़ी के, तो पहली बार उन पे ये स्पॉन्ज वाले गद्दे लगे थे, पहली बार स्लीपर क्लास में। अच्छा, उससे पहले क्या था कि रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो किसी को, रेलवे अफसर को ये ध्यान आया कि यार थर्ड क्लास कहना बड़ा बुरा सा लगता है, इसलिए जो सेकंड क्लास थी उसको तो इन्होंने बना दिया स्लीपर क्लास नाम रख दिया। फर्स्ट क्लास ही रही और AC बन गई।
जो सेकंड क्लास थी उसका नाम स्लीपर क्लास रख दिया, और जो थर्ड क्लास थी उसको जनरल क्लास नाम रख दिया, सेकंड भी हटा दिया। इस तरीके से मुझे याद है 1978 में रेलवे ने पहली बार फट्टे हटा के थोड़ी सी कंफर्टेबल स्लीपिंग का प्रावधान रखा था। अब तो खैर जनरल क्लास में भी जो है वो जो नीचे बैठने वाली सीटें हैं उनमें गद्दे आ गए हैं। वहाँ से रेलवे की जर्नी शुरू हुई है, और आज तो सब हम वंदे भारत तक पहुँच चुके हैं और बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन भी 1-2 साल में इंडिया में शुरू हो जाएगी। पर रेलवे के प्रति ये अचानक बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ क्यों आने लग गई? तो फिर मुझे वही ध्यान आता है कि किसी भी देश में यदि तख्ता पलट करना है, सैनिक विद्रोह या सिविल वॉर शुरू करनी है, तो CIA, ISI और ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, इनका एक मोडस ऑपरेंडी है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, उनके प्रति शंका पैदा करो, उनको बदनाम करो और उनके प्रति अविश्वास पैदा करो जनता में। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को बदनाम करो। सब चुनाव तो फर्जी हैं, EVM हैक होती है, चुनाव आयोग बिक चुका है, नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, आज के बाद चुनाव ही नहीं होंगे, संविधान ही बदल जाएगा, ये तो जी आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा आप पिछले 2-3-4 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो पहला कि चुनाव को बदनाम कर दो और चुनी हुई सरकार को ये बता दो कि ये तो तानाशाही सरकार है, और जो चुनाव जीत के आया है उसको तानाशाह बोलना शुरू कर दो। देश में तानाशाही है, इसके लिए बाकायदा राष्ट्रव्यापी प्रोपेगेंडा चलाओ। पहला मोडस ऑपरेंडी। जिस देश में भी तख्ता पलट करना है या गृह युद्ध कराना है, सबसे पहले वहां की डेमोक्रेसी को बदनाम करो, पहला। उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको बदनाम करो। जुडिशरी, चुनाव आयोग, जितने भी CAG, रेलवेज और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सबको बदनाम करो। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि जिससे आम जनता जुड़ी हुई है वो है रेलवेज। भैया रेलवे में गरीब से गरीब आदमी भी ट्रेवल करता है और अमीर आदमी भी ट्रेवल करता है। तो रेलवे को बदनाम किया जाए, तो रेलवे को बदनाम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो जो व्यवस्था है, फॉर एग्जाम्पल भाई रेलवे में भीड़ रहती है, तो शुरुआत इसकी कहां से हुई आप याद कीजिए। होली पे बहुत भीड़ है, एक लड़की की पोस्ट आई कि मैंने रिजर्वेशन कराया था और मैं तो अपनी ट्रेन में घुस ही नहीं पाई, मैं तो जी अपने प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाई। यस, बहुत सही बात है, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है, मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि जब हम अपने प्लेटफॉर्म तक ही नहीं पहुंच पाए। एक बार दीपावली पे ऐसा हो गया था, हमारी ट्रेन सामने खड़ी थी, हमारी ट्रेन एकदम खाली थी, हमें दिल्ली से जालंधर आना था, पर बगल में एक ट्रेन खड़ी थी और दीपावली के अगले दिन की बात है, तो छठ का पूरा भीड़ थी और दीपावली के 2 दिन बाद की बात है, और प्लेटफॉर्म पे बिहार जाने वाली एक कोई जनसेवा जननायक टाइप की ऐसे जनरल क्लास वाली गाड़ी थी। इतनी भीड़ थी प्लेटफॉर्म पे कि हम पहुंच ही नहीं पाए अपने, और जबकि हमारी गाड़ी खाली थी। फिर हमें बड़ी मुश्किल से दूसरे वाले प्लेटफॉर्म से पीछे से हमने एंट्री ली, तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाके। तो भैया 140 करोड़ लोगों के देश में फेस्टिवल सीजन में भीड़ होती है, तो उस लड़की की पोस्ट को ऐसे शेयर किया गया जैसे बहुत बड़ा एक कोई अजूबा हो गया, अचंभा हो गया
कि हमारे देश में होली पे भीड़ है। भैया हमेशा भीड़ रहती है, और होली जब इतनी भीड़ रहती है ना, जब लाखों लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, बिल्कुल चरमराएंगी। कहीं भी भीड़ होगी तो व्यवस्था चरमराएगी। और ऐसे में जब हजारों आदमी की भीड़, सब ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भाई हमारे यहाँ तो जनरल क्लास में तो ओपन टिकट मिलता है। अब तो टिकट लेने के लिए विंडो पे भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप वो यूटीएस से अपना फ़ोन से ही आप टिकट बुक करा लेते हैं। तो भैया वो भीड़ होती है और अभी भी होगी, आप चाहे कुछ कर लीजिए। होली दीपावली पे और छुट्टियों में भारतीय रेलवे की भीड़ ख़त्म नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। इसको हम हिंदुस्तानियों को स्वीकार करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि 3 हिंदुस्तान के बराबर क्षेत्रफल है और लोग हैं सिर्फ दिल्ली बराबर। सिर्फ 3 करोड़ लोग रहते हैं, कनाडा में सिर्फ 4 करोड़ लोग रहते हैं। इतना बड़ा अमेरिका है, सिर्फ 25 करोड़ लोग हैं। अमेरिका हमारे हिंदुस्तान से शायद 5 गुना बड़ा होगा, अंदाजा है मेरा, और मात्र 25 करोड़ लोग हैं। तो भैया इतने सारे लोग हैं तो भीड़ होगी और हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए वंदे भारत आई है, तो वंदे भारत को बदनाम करने का एक इतना जबरदस्त षड्यंत्र चल रहा है हमारे न्यूज़ के सभी पोर्टल्स पे और हमारे मीडिया में, कि साहब ये तो इलीट लोगों की गाड़ी है, ये तो सिर्फ अमीरों की गाड़ी है, ये इसलिए तेज चलती है क्योंकि गरीबों की गाड़ी साइड में खड़ी कर दी जाती है। अरे भैया सारी पैसेंजर ट्रेनें रोक के सारी सुपरफास्ट ट्रेनों को पास दिया जाता है, इसमें कौन सी नई बात है। जब से राजधानी चल रही है, तब जब राजधानी निकलती है तो सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को खड़ा करके पास करते हैं। अगर आप दिल्ली से अगर कभी उधर कानपुर इलाहाबाद की तरफ ट्रैवल करें तो दिल्ली से जितनी भी राजधानियां हैं वो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में निकलती हैं। तो दिन में 1, 2, 3 बजे जितनी भी ट्रेनें निकली होती हैं वो कानपुर से पहले थोड़ा सा उनको सबको साइड में लगा देते हैं और सारी राजधानियां एक एक करके 5, 6, 7, 8 राजधानियां पास करती हैं। नॉर्मल बात है। तो रेलवे ने टाइम टेबल ही वैसा बनाया हुआ है, और पैसेंजर ट्रेन को रोक के सुपरफास्ट ट्रेनें निकालना ये कौन सी नई बात है। और अगर ये व्यवस्था मान लीजिए हम चाहे कि साहब ठीक है ये व्यवस्था हम बंद कर देते हैं कि पैसेंजर ट्रेन को रोक के सुपरफास्ट गाड़ी को पास देने की व्यवस्था, अगर हम इन वामपंथियों की इस प्रोपेगेंडा के उसमें आके चलो हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि भैया गरीब आदमी की रेल नहीं रुकेगी, गरीब आदमी की रेल चलती रहेगी, इसका मतलब कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन, कोई भी ये इस टाइप की वंदे भारत और राजधानी और शताब्दी और तेजस और दुरंतो टाइप कोई भी ट्रेन पास नहीं कर पाएगी। वो ठीक है उस पैसेंजर ट्रेन के पीछे 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 चलती रहेगी। और एक चीज और भी है भैया, बाजार का एक सिद्धांत है, आप जितना ज्यादा पैसा पे करते हैं आपको वैसी सुविधा मिलती है। अगर आप 30 रुपए में पेट भर खाना खाना चाहते हैं तो आपको फुटपाथ पे जो किनारे जो ढाबे खुले होते हैं वहाँ बैठ के खाइए, 30, 40, 50 रुपए में आज भी पेट भर खिला देते हैं। पर अगर आपको एसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये 400 रुपया जेब ढीली करनी पड़ती है। अगर आप 500 रुपये खर्च करेंगे तो आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। तो रेलवे ने अपने जो पैसेंजर क्लास जो पैसेंजर्स हैं, जो पैसेंजर ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं, उनकी यात्रा कितनी ज़बरदस्त सब्सिडाइज्ड है इसका अंदाज़ा है आपको। आपको मालूम है कि अगर आपको 100 किलोमीटर यात्रा करनी है और अगर आप उसका MST बनवा लें तो वो मात्र 400, 450, 500 रुपये में 1 महीने की यात्रा होती है। मतलब पर डे की यात्रा आपकी 10-15 रुपये की है और उसमें भी आप अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हो। तो इतनी सब्सिडाइज्ड है, तो इतनी सस्ती यात्रा को भी आप चाहते हैं कि आपको वो जो सुविधा मिले वो राजधानी वाली मिले। पर वामपंथी यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल
वंदे भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चला। कल ही मैंने एक और पोस्ट पढ़ी जिसमें एक श्रीमान जी कह रहे थे कि ये वंदे भारत तो मोदी का एक सपना था और वो तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है और सारी की सारी वंदे भारत जो है एकदम खाली चलती हैं। और जो भी रेलवे पैसा, ये पोस्ट थी मैं कल सोशल मीडिया पे एक आदमी की, कि जो भी वंदे भारत चलती हैं वो खाली चल रही हैं और रेलवे जो भी पैसा कमाती है वो वंदे भारत में झोंक देती है, क्योंकि ये मोदी का प्रोजेक्ट है, मोदी का सपना है और मोदी को के सपने को जिंदा रखना है किसी भी कीमत पे। तो मैंने कहा यार चलो एक बार जरा इसको फैक्ट चेक ही कर लेते हैं। तो मैंने वो IRCTC की वेबसाइट पे चेक किया कि भैया वंदे भारत जो है उनकी क्या पोजीशन है। तो मैंने देखा कि मैंने करीब 15 वंदे भारत चेक की होंगी, कुछ की मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए। सिर्फ एक दो वंदे भारत ऐसी थी जिनमें सीटें मुझे खाली नजर आई कल की। मान लीजिए आज मैं चेक कर रहा हूँ तो कल परसों नरसों 3-4 दिन की सिर्फ एक वंदे भारत में खाली सीटें नजर आई, वो थी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी। और एक आध और भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने सुना है कि इंदौर से जो भोपाल चली थी वो भी वंदे भारत पिट गई थी, तो उसको फिर आगे उन्होंने शायद नागपुर तक एक्सटेंड किया है। तो अगर 80 वंदे भारत इस समय चल रही हैं, पर 80 में से 70-75 ऐसी हैं जो ओवरबुक्ड है। ओवरबुक्ड का मतलब होता है कि अगर एक ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलती है तो उसमें बहुत सारी सीटें पहले दिल्ली से कानपुर की बुक होती हैं, फिर कानपुर में वो खाली हो जाती है तो कानपुर से इलाहाबाद की बुक होती हैं, फिर इलाहाबाद से बनारस की बुक होती है, कानपुर से बनारस की बुक होती है। कहने का मतलब एक ही सीट पे 2-3 लोग तक यात्रा करते हैं उसके फेजेस में। और ऐसा भी है कि पहले बनारस के लिए एक वंदे भारत चलती थी और अब 2 हो गई हैं, एक सुबह जाती है, एक दिन में 3 बजे जाती है। अब आपको अगर वंदे भारत में यात्रा करनी है तो आपको 2 ट्रेनें मिलेंगी दिल्ली और वाराणसी के लिए। इसी तरह हर रूट पे जो भी पॉपुलर रूट्स हैं उन पे 2-2 वंदे भारत चल रही हैं। इवन आपके पंजाब में भी इस वक्त 2 वंदे भारत निकल रही हैं, अब तो शायद तीसरी भी होने वाली है। तो भैया वंदे भारत जहाँ के लिए चलती है ना, वहाँ की जो आम जनता है उसका ऐसे स्वागत करती है जैसे नई दुल्हन आई है। पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग मालाएं और फूल लेकर खड़े होते हैं। ये भी सीन्स हैं इसी देश में। वंदे भारत चलाना किसी भी सांसद के लिए अपने एरिया में, कि मेरे एरिया में वंदे भारत आई है, मेरे शहर में वंदे भारत रुकती है, ये अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। पर वामपंथी इसी वंदे भारत को बदनाम करना चाहते हैं। और अच्छा, एक और वंदे भारत के ऊपर मैंने बड़ा जबरदस्त कटाक्ष देखा। लिखने वाला लिखता है कि वंदे भारत के रूप में भारत के लोगों को बहुत बुरी तरह धोखा दिया गया। तो वो कैसे भैया? तो बोला कि वंदे भारत का तो बताया गया था कि 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, ये तो मुश्किल से 120-130 पे चलती है और इसकी एवरेज स्पीड तो 87, 88, 90 किलोमीटर पर आवर आती है। तो उन मूर्खों को ये बता नहीं सकते कि भैया दुनिया की कोई गाड़ी, आपकी गाड़ी की कैपेसिटी आपके स्पीडोमीटर में 140, 50, 160, 170 किलोमीटर लिखी होती है और वो गाड़ी चलती है। आप किसी अच्छे एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 170 किलोमीटर पर गाड़ी चलाइए, फर्स्ट क्लास दौड़ती है। तो गाड़ी कभी भी अपनी कैपेसिटी से नहीं दौड़ती है, गाड़ी दौड़ती है रोड कैसा है, ट्रैक कैसा है। इसी तरह रेलवे में भी ट्रैक जो होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी होती है। बहुत कम रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी 160 किलोमीटर या 180 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ाने की है। ज़्यादातर हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो 110, 120, 130 किलोमीटर वाले हैं। हाँ, रेलवे उनको अपग्रेड कर रही है। रेलवे अब ऐसे ट्रैक्स बना रही है जहाँ पे गाड़ी 220 किलोमीटर तक स्पीड से दौड़ सके। 180 तक तो आम अपग्रेडेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देंगे जो गतिमान एक्सप्रेस है, दिल्ली भोपाल के बीच में चलती है, वो 160 की स्पीड से चलती है क्योंकि रेलवे ने उस ट्रैक को 180 तक अपग्रेड किया है। रेलवे ने ऐसा ट्रैक बनाया है कि सुरक्षित
जो है गाड़ी 160 की स्पीड से चल सके। उसी तरह जो दिल्ली हावड़ा सेक्शन है उस पर भी गाड़ियां 130 की स्पीड से चल रही हैं, उसको भी 160 180 अपग्रेड करने का काम चला हुआ है। पर मान लीजिए अब दिल्ली देहरादून जाना है तो वो ट्रैक जो है वो मुश्किल से 110 का ट्रैक है, तो उस पर कोई भी ट्रेन हो, सिंपल मेल एक्सप्रेस हो चाहे वंदे भारत हो, वो 110 की स्पीड से ही चलेगी, क्योंकि वो ट्रैक पे अलाउड ही, जो रेलवे सेफ्टी का विभाग है उसने 110 की स्पीड ही अलाउ उस पर की है। तो चाहे वंदे भारत होगी चाहे जो होगी, वो ट्रैक के हिसाब से दौड़ेगी। अगर कोई ऐसा सेक्शन आ जाए जहां पे सिर्फ 80 किलोमीटर की स्पीड अलाउड है, तो 130 पे बेशक पीछे से दौड़ती आई है, पर उस सेक्शन में 80 की स्पीड से दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन ऐसा है। पर इसको जो वामपंथी मीडिया है या वामपंथी जो लोग हैं, वही बात याद कीजिए कि देश की हर व्यवस्था को बदनाम करो, लोगों में असंतोष पैदा करो, जिससे कि वो अपनी सरकार से, अपनी व्यवस्था से, अपने लोकतंत्र से नाराज हो जाए, जिससे कि कल को बांग्लादेश की तरह यहाँ पर भी असंतोष पैदा करके, गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करके तख्ता पलट किया जा सके या चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और देखिए, ये चुनाव को प्रभावित करने का जो षड्यंत्र है ना, ये डीप स्टेट कर रहा है विदेश में बैठ के, और उनके पास ऐसे साधन हैं जिससे वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो साधन उनके पास है वो आज का मीडिया है। भाई सबसे बड़ी बात है आज का सोशल मीडिया। आज जो प्रिंट मीडिया है ना या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इतना प्रभावी नहीं रह गया, सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभावी हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पहुंच है वो आम जनता तक बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है। टीवी को टोटली यूट्यूब ने रिप्लेस कर दिया। अखबारों को बाकी पोर्टल्स ने रिप्लेस कर दिया है। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और दुनिया भर के ऐप्स हैं, और इन सब के मालिकान विदेशी हैं। कहने का मतलब एक विदेशी प्लेटफॉर्म है जो कि कंट्रोल करता है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए वो जर्मन शेफर्ड के पोस्टों को 25 मिलियन व्यूज दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं लोगों को। आपको मालूम है मेरी वीडियोज कितनी चलेंगी कितनी नहीं चलेंगी, किन लोगों को मेरी वीडियो दिखाई जाएगी किन को नहीं दिखाई जाएगी, ये कौन तय करता है? ये मैं नहीं तय करता सर, ये YouTube तय करता है कि मेरी वीडियो को कितने लोगों को दिखाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मैं फेसबुक पे काफ़ी पॉपुलर राइटर रहा हूं, तो फेसबुक जो है वो मेटा नामक कंपनी जो मार्क जुकरबर्ग की है उसका उपक्रम है। तो फेसबुक पे मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट लिखी, अब वो पोस्ट का सब्जेक्ट क्या है, इसलिए फेसबुक का AI ये डिसाइड करता है कि उस पोस्ट को ज़्यादा लोगों को दिखाना है या नहीं दिखाना है। पर मान लीजिए फेसबुक पे मैंने अपनी किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। मेरी आम जो फेसबुक पोस्ट होती है उस पे 1000, 1500, 2000 लाइक्स होते हैं। इसका मतलब उसको 10-15 हज़ार लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। मेरी आम एक पॉपुलर जो मेरी पोस्ट होती है, मतलब उस पर 1000 से ऊपर लाइक्स आते हैं, 1000, 1500। इसका मतलब मेरा अंदाजा है कि 10,000 लोग उसको पढ़ते हैं। परंतु मेरी ही वॉल पे अगर मैं यूट्यूब का कोई लिंक पोस्ट कर दूं तो उस पर 10, 20, 30 लाख आएंगे, 2 कमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब किसी और का प्लेटफॉर्म है ना, गूगल का है, मेटा का नहीं है। तो मेटा गूगल की चीज क्यों दिखाएगा अपने प्लेटफॉर्म पे? इसलिए मेरी फेसबुक वॉल पर गूगल का कोई लिंक, कोई भी गूगल का लिंक मेटा नहीं दिखाता, फेसबुक नहीं दिखाता। इसका मतलब फेसबुक ये तय करती है, उनका AI ये तय करता है कि मेरी वीडियो या मेरी पोस्ट दिखानी है लोगों को कि नहीं दिखानी। तो साहब ये चीज़ चुनावों को भी तो प्रभावित करती है। और मैं ये कहता हूँ कि हम भारतीय, हम भाई वैसे तो हम कहते हैं ना कि हम
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं, दुनिया का सॉफ्टवेयर हम ही बना रहे हैं, और हमारा यूपीआई जो है बहुत ज़्यादा उन्नत है। दुनिया हमारे यूपीआई, ये जो हम फ़ोन से पैसे खटाखट भेजते हैं ना, इसको देख के सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। यूरोप के बड़े बड़े देश, संपन्न देश, अमेरिका जैसे ही, कनाडा, अभी मेरी पत्नी कनाडा गई थी, वो होते थे वहाँ तो फ़ोन से पैसे देने का कोई सिस्टम ही नहीं, आपको कैश ही कैरी करना पड़ता है। और कैनेडियंस बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं कि अरे भाई इंडिया ने तो बहुत तरक्की कर ली है। हमने इन चीज़ों में इतनी तरक्की कर ली, पर आज भी हम अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा कर पाए। ऐसी बात नहीं, हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पर उन्होंने अपना कोई गूगल, अपना कोई फेसबुक, अपना कोई इंस्टाग्राम, अपना कोई यूट्यूब नहीं बना पाए, अपना कोई ट्विटर। कोशिश की थी लोगों ने, ट्विटर का विकल्प कू बनाने की कोशिश की थी, नहीं बना पाए, कू बंद हो गया। तो ये जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये विदेशी ताकतों के हाथ के खिलौने हैं, और ये हमारे इस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी मन मर्जी की सरकार हमारे देश में बिठा सके। अब देखिए, शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने मुझे इसलिए अपदस्थ किया क्योंकि मैंने उनकी मर्जी से सरकार नहीं चलाई। उनको सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था, जो मैंने देने से मना कर दिया। अगर मैं अमेरिका के सामने झुक जाती तो अमेरिका मेरा तख्ता पलट नहीं करता। इस बयान पे ध्यान देने की जरूरत है। तो अमेरिका को अपना पट्टा, अमेरिकन पट्टा पहनी हुई सरकार चाहिए। दुनिया के हर देश में, सिर्फ भारत में ही नहीं। जैसे उन्होंने अपना पिट्ठू बिठाया है ना बांग्लादेश में, वो ये चाहेंगे कि हमारा पिट्ठू, हमारा गुलाम, हमारी कठपुतली इंडिया में भी बैठे। तो एक एक करके हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। मैंने रेलवे का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। इसलिए इस षड्यंत्र को समझिए। आपके सामने जो कुछ भी सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है, उसके पीछे यदि कोई षड्यंत्र है तो उसको पहचानने की क्षमता विकसित कीजिए कि कहाँ पर देश को बदनाम करने की, देश में अव्यवस्था, देश में असंतोष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किन समाचारों से। इसको सीखिए, इसको समझिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ये वीडियो मैंने जैसा कि बताया, आज हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान ही बनाया है। और आपको मैं ज़रा अभी कहूँगा अपने सहयोगी से कि ज़रा आसपास का पूरा दृश्य, पूरा एक 360 डिग्री व्यू इस जंगल का दिखा दें। उसके बाद ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। ये देखिए, हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, इसके ऊपर एक टेंट लगा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं मेरी बुलेट भी खड़ी है। और ये देखिए, ये हमने एक टेंट लगाया था यहाँ पे। रात को हमने यहाँ रात्रि विश्राम किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है मित्रों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।